नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और जो आज की क्लास है हमारी, इस क्लास में हम भारतीय इतिहास पर आधारित 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, इसका एक भाग आपने देख लिया था, जिसमें कि 50 प्रश्न हमने आपको कराए थे। और वो सभी प्रश्न जो थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए थे। और आज उसी का आपका अगले 50 प्रश्न है, और वो भी जो है आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आपके ये सारे प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उसके आधार पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि एग्जामिनर प्रश्न किस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो उसी इसीलिए क्या है, आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न जो है आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, और नेक्स्ट ईयर कोई वही प्रश्न पूछ दिया गया आपका यूपी आर एआरओ में, या कोई प्रश्न आपका यूपीपी में पूछा गया था, वो आपका पूछ दिया गया यूपीएसआई में। तो इस तरह से क्या है कि प्रश्न आपके रिपीट भी होते रहते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर जो हिस्ट्री क्या मतलब जो जीके के प्रश्न है, वो आपको जरूर पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा जितने मिल सके उतना ज्यादा करना है। आप सभी को क्या करना है, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी का आरओएआर हो, पीसीएस हो, आपका यूपी ट्रिपल सी के अंतर्गत जो एजीटीए का फॉर्म आया वो हो, या फिर और कोई दूसरे एग्जाम हो। शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को, और देखेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा जो आज का पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आपको बताना है किसका नाम, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन ए आपका कुंवर सिंह है, ऑप्शन बी तात्या टोप है, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में कौन था क्रांतिकारी जिसका जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो आपको सबको पता होगा, हमने आपको बताया भी था कि जो तात्या टोपे है, इसका तात्या टोपे का नाम, वास्तविक नाम क्या है, क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो आपको याद रखना है कि जो तात्या टोपे जी थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ। देखिए, जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके जो असफल होने के पीछे थी बहुत सारे जो है वजह रही है। एक वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह ये थी, वहां पे क्या है, हर कोई संगठित होकर नहीं लड़ रहा था, हर कोई अपनी अपनी वजह से लड़ रहा था। जैसे आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल इसलिए लड़ रही थी क्योंकि जो है आपका जो अवध राज्य था वो मिला लिया गया था किसमें, ब्रिटिश शासन में। झांसी की रानी लड़ रही थी क्योंकि उनका भी राज्य मिलाने, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत उसको मिलाने के लिए कहा था। तो इस तरह से जितने भी लोग लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, कि उनका कुछ गया है इसलिए लड़ रहे थे। से वो कहावत है ना कि जब अपने घर में आग लगती है तब आदमी निकलता है बुझाने के लिए, नहीं तो दूसरे घर में लगी होती तो क्या करता है, हाथ सेकता है। तो कुछ ये वाला हाल था उस समय पे, कि सब लोग अपनी अपनी वजह से लड़ रहे थे। इसीलिए क्या था, सबके बीच में क्या था, संगठित नहीं थे, सब क्या था, संगठित नहीं थे। यानी कि दिल्ली में लड़ रहा, मेरठ से लड़ रहा था कोई, मेरठ से जो लड़ रहा था कोई आपका बरेली से लड़ रहा था, क्यों, उनका अपना कोई ना कोई वजह थी। तो इसलिए क्या था, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो क्या हुआ, फेल हो गया। और क्या था आपका, देखिए एक कह रहा है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि तब क्या था, तब जो है कम्युनिकेशन इतना नहीं था। जैसे अपने मंगल पांडे ने गोली मारी अपने
जो सीनियर थे उसको अब मेरठ मेरठ में वहां शुरू हुआ, तो कहाँ पे मंगल पांडे हैं, कहाँ पे मेरठ, उनके बीच में क्या था, कम्युनिकेशन की कमी थी कि हाँ उसका कोई एक दूसरा एक उसका कोई नेतृत्व करने वाला सही से नहीं था, जो रास्ता दिखाता कि हाँ ऐसे ऐसे हमको लड़ना है, तो ये चीजें नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि जो हमारा जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो क्या हुआ, असफल हुआ। तो आपका ऑप्शन ए है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी। हाँ बिल्कुल, भारतीय सिपाहियों का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्यों नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि वो क्या थे, संगठित नहीं थे, यानी कि उनमें एकता नहीं थी। जो जहां से पा रहा था लड़ रहा था, जिसका फायदा नहीं था वो नहीं लड़ रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो क्या थे, जो अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे, इसलिए क्या हो गया, वो असफल हो गया। अगला है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। बिल्कुल, जो भारतीय कुछ राजा थे, जैसे सिंधिया और आपके ग्वालियर के होलकर वगैरह जो थे उस समय, उन्होंने किसका साथ दिया था, उन्होंने साथ दिया था आपका ब्रिटिश सरकार का। किसका दिया था, ब्रिटिश सरकार का। अगला है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। हाँ ये बात सही है कि जो ब्रिटिश सरकारी थे, जो ब्रिटिश सिपाही थे, उनके पास क्या था, वो अच्छे से ट्रेंड थे, वो अच्छे से आपके जो औजार थे उनसे क्या थे, सुसज्जित थे। तो इस इन सब वजहों से क्या हुआ, हमारा जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे, क्योंकि उनको कोई लीड करने वाला था। इसलिए क्या हुआ, हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो क्या हुआ, फेल हो गया। अगला है, 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं था। तो 1857 का जो हमारा विद्रोह था, इसमें कौन संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। ऑप्शन सी, ऊधम सिंह। और ऑप्शन डी है आपका मौलवी अहमदुल्ला। कौन, मौलवी अहमदुल्ला, आपको बताना है। तो बेगम हजरत महल ये कहां से इन्होंने नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था आपका लखनऊ से। कहां से, लखनऊ से। कुंवर सिंह ने कहा किया था, आरा, बिहार। नहीं नहीं, कुंवर सिंह ने किया था आरा, बिहार। ऊधम सिंह इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि जो मौलवी अहमदुल्ला है, इन्होंने कहां से क्या किया था, आपका 1857 में नेतृत्व किया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, इनका कहने का, प्रश्न का कहने का मतलब यह है, जो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग था, इसने क्या किया था, किसका साथ दिया था, किसका साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। इन्होंने मतलब इनकी जो भूमिका थी वो क्या रही थी, ये आपको बताना, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है 1857 के विद्रोह का विरोध किया, यानी कि जो भारत में जो शिक्षित वर्ग था इसने क्या किया था, विरोध किया था 1857 के विद्रोह का। या फिर क्या किया था, ऑप्शन बी कह रहा है कि इन्होंने समर्थन किया था, ये बताना है आपको। और तीसरा है आपका 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता का मतलब यह है कि आपका मतलब बस के बैठे बैठे देखते रहे थे और इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एक सेकंड आप पीछे चलिएगा। तो कुंवर सिंह है वो आरा बिहार है, वो जगदीशपुर बिहार, आरा नहीं जगदीशपुर, इसको सही कर लीजिएगा आप। जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार। और मौलवी अहमदुल्ला कहां से थे, यह आपको बताना है। और सी वाला ऑप्शन है, भारत के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। और डी है, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था, यानी कि जो देश अपने देश के राजा थे उनके उनसे क्या किया था, युद्ध किया था। तो आपको बताना है, तो इसमें क्या सही हो जाए। अब देखिए, जो शिक्षित वर्ग होता है, मध्यम शिक्षित वर्ग होता है, आपने देखा होगा जब कभी नेता लोग रैली करते हैं, आपके जो पॉलिटिशियन है वो रैली करते हैं, उसमें आपने कभी किसी को देखा
कि कोई जो शिक्षित व्यक्ति है, मतलब कोई आईआईटी से इंजीनियर, या फिर आपका कोई एमबीबीएस डॉक्टर, या फिर आपका कोई अच्छी पोस्ट पे जो है कोई आपका एसपी, कोई एसडीएम, हाँ उनकी ड्यूटी लगती है, उनका काम होता है, उनकी ड्यूटी लगती है, वो जाते हैं रैली में। लेकिन आपने देखा है कभी कोई नेता है उसको सुनने गया है, या फिर कोई आसपास लड़ाई हो रही हो बीच में खड़ा है लठ लेके? नहीं, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों? उसको लगता है ये सब लड़ रहे हैं, लड़ने दो। तो इसी तरह से उस समय जो भी थोड़ा बहुत हमारा शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने जो है 1857 के विद्रोह से क्या तटस्थता बनाए रखी थी, और बैठे बैठे चेयर डाल के मौज ले रहे थे कि भाई यार ये जीतेंगे, ये भगाएंगे अंग्रेजों को। तो इस तरह से क्या था, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, क्या उसने क्या की थी आपके 1857 में तटस्थता बनाए रखी थी। इस विद्रोह से क्या बनाए रखी थी, तटस्थता बनाए रखी थी, कि ना ही उसके पक्ष में थे और ना ही उसके विपक्ष में थे। तो ये बात आपको याद रखनी कि 1857 के विद्रोह में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था भारत का उस समय का, उसने क्या बनाए रखी थी, तटस्थता बनाए रखी। आपको पता है अभी हमारे यहाँ जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करता है, आपका जाता है वोट डालने। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा शिक्षित है, मध्यम वर्ग में आता है, एवरेज उसकी इनकम है, उसका फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है या फिर अपर क्लास फैमिली है, तो वो लोग क्या करते हैं, आराम से घर में सोएंगे गर्मी में, एसी में, कहेंगे भाई कौन जाएगा मतदान करने। इसीलिए आप देखिए कि मतदान हमारे देश में कितना होता है, 50%, 54% टोटल ओवरऑल, कहीं मैक्सिमम चला गया तो 60 64%। तो इसलिए क्या है, जो शिक्षित वर्ग होता है ये क्या करते हैं, जब तक, और सवाल बहुत जल्दी खड़े करते हैं, किसी भी खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, लेकिन क्या है दूसरों के ऊपर क्या है सवाल बहुत जल्दी खड़े करते हैं। तो इसी तरह का जो शिक्षित मध्यम वर्ग, अगर आपने आज के समाज में यहाँ देख रहे हैं, तो ये आज का नहीं है, ये 1857 का है, और ये पहले भी रहा है। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो था, यानी कि कौन सा, प्रथम वो 1857 वाला विद्रोह, इसका जो है सरकारी इतिहासकार, इसका सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, या फिर एसएन सेन। तो आपको बताना है कौन है, आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, या फिर एसएन सेन। तो इसके जो सरकारी आपके इतिहास का लेखक है वो कौन है, एसएन सेन। कौन है, एसएन सेन। ये बात आपको याद रखनी है। तो एसएन सेन क्या थे, आपके इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 6 है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसी एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा। अब एग्जामिनर ने आपको इतनी भारी लैंग्वेज लिख के आपको क्या फंसा दिया, आपने प्रश्न देखा, अरे 3 4 लाइन में प्रश्न आपने छोड़ दिया, अगले प्रश्न पे नहीं। आप पहले प्रश्न को पूरा पढ़िए, प्रश्न को पूरा पढ़िए। गारंटी देता हूं 10 प्रश्न जो आपको बहुत भारी भरकम लग रहे होंगे, अगर आप उनको मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे दिमाग से, तो आपको उसमें से 6 प्रश्न के जवाब आते ही आते हो। ये बात आप मान लीजिए और ना मानिए, आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आप ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आप एग्जाम देने जाए वहां पे आप ट्राई कर लीजिएगा इस बात को। तो कौन सा, वो राजगुरु, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर भगत सिंह? बताइए कौन सा होगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्या हुआ, जब राम प्रसाद बिस्मिल जी इनको फांसी देने के लिए इनको तख्ते पर लटकाया गया, मतलब लटकाने जा रहे थे, तो इनको कहा गया कि चलो ठीक है, मरते मरते तुम क्या करो, दूध पी लो। तो इन्होंने क्या किया था, उसे मना कर दिया और कहा कि अब मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊंगा या अपनी माँ का दूध लूंगा। तो ये बात किसने कही थी आपकी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऐसे हमारे देश में क्या हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं। अगला प्रश्न, अगला है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर से संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? यानी कि जो 1924 में जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत, यानी कि जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, इसके किस शहर से, इस शहर में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें पूरे भारत के क्रांतिकारियों को बुलाया गया था। तो ये आपको बताना है कौन सा शहर है, बरेली, लखनऊ, मेरठ, या फिर कानपुर। आपको हमने बताया था कि 1924 में क्या हुआ था, कानपुर में किसकी स्थापना की गई थी, किसकी स्थापना की गई थी, आप बताएंगे।
और फिर उसी में एक सोशलिस्ट नाम जोड़ के 1928 में कहा, नई दिल्ली में कहाँ पे, फिरोजशाह कोटला मैदान में किसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, तो किसकी स्थापना की गई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कहाँ पे बैठक बुलाई गई थी आपकी, कानपुर में। 1924 में क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी, कानपुर में बुलाई गई थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बुलाई गई थी। और वहीं पे क्या किया गया था, एक संगठन बनाया गया था, जिसे उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है 1924 में। और फिर इसी में क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था 1928 में इसी संगठन में एक शब्द जोड़ के क्या किया था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश जो शहर है उसके किस नगर में सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ करते थे, उसमें सबसे पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना। तो पहला है आपका ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या फिर इलाहाबाद। तो बताइए कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। सबसे पहला अधिवेशन आपका कब हुआ था, इलाहाबाद में आपका सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था आपका इलाहाबाद में। और कब हुआ था ये हुआ था आपका 1888 में। कब, 1888 में। अब बताइए मेरठ में कब हुआ था, मेरठ में आपका होता है 1946 में। कब होता है, 1946 में। और वाराणसी में कब होता है आपका 1905 में। कब होता है 1905 में। और लखनऊ में आपका होता है 1916 में। कब होता है 1916 में। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के से संप्रदाय का संस्थापक कौन था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद था इसका संस्थापक, इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कौन था, ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी और ऑप्शन सी माधवाचार्य। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही। तो जो उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद था इसके संस्थापक थे निम्बार्क। कौन थे, निम्बार्क। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे निम्बार्क। ठीक है, अगले और 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हमारा 10वां प्रश्न है किस फ्रांसीसी यात्री ने, जहां पे किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। क्या कहा है, भारत का एथेंस कहा है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी जो है, हमारा जो काशी शहर है, इसे क्या कहा है, भारत का एथेंस कहा है। आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है थेवनार, ऑप्शन बी है मनुची और ऑप्शन सी है टैवर्नियर और ऑप्शन डी है वर्नियर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जो भारत में जो काशी है, काशी में काशी को भारत का किसने कहा है, ये कहा था वर्नियर ने। वर्नियर ने किसने कहा था, वर्नियर ने। और वर्नियर कहाँ का यात्री था, वर्नियर एक क्या था, फ्रांसीसी था। क्या था, फ्रांसीसी यात्री था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो वर्नियर था जो कि फ्रांसीसी यात्री था, इसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। क्या कहा था, भारत को, काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न है चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर आपसे बहुत सिंपल प्रश्न नहीं पूछता है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, उसने पहले लिख के दे दिया जयचंद को हराया। तो कहाँ पे ये युद्ध हुआ, चंदावर में हुआ, ये भी उसने बता दिया। अब उसने पूछ दिया कि वर्तमान में ये जो चंदावर स्थान था, तत्कालीन चंदावर स्थान जहां पर मोहम्मद गौरी और आपका राजा जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, वो वर्तमान में किस शहर में या किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताइए कहां पे स्थित है। अगर कोई उस जगह से देख रहा है तो वो जरूर बताए। पहला ऑप्शन है इटावा जनपद में, दूसरा है आपका वाराणसी में, तीसरा है कन्नौज में और चौथा है प्रयागराज। ये जो वर्तमान इटावा जनपद है, क्या है, वर्तमान जो इटावा जनपद है वहां पे क्या है, वह स्थान यानी कि तत्कालीन जो जहां से क्या है चंदावर जो स्थान है वो कहां पे स्थित है आपका, वर्तमान में इटावा जनपद में स्थित है। तो इटावा वालों आप सब जानते होंगे कि चंदावर का युद्ध कहां हुआ था,
आपके यहाँ हुआ था, तो आप उसको देख के आए एक बार कहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है रोपड़, ऑप्शन बी मंडा या मांडी, मांडी मांडी, और सी है बनवाली, और डी है आपका हुलास। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में इन तीन स्थलों में से कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमने आपको बताया था हुलास, आलमगीरपुर, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? यह आपको बताना है कि जो काकोरी ट्रेन जो कांड था, इसमें कौन सा एक क्रांतिकारी जो है उसमें शामिल नहीं था, यह आपको बताना। ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी सम्मिलित थे, अशफाक उल्लाह खां ये भी सम्मिलित थे, खुदीराम बोस ये सम्मिलित नहीं थे। तो यही क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। रोशन सिंह भी इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। तो आपके जो काकोरी ट्रेन डकैती थी, जो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह ये सारे क्रांतिकारी क्या थे, सम्मिलित थे, लेकिन खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। तो आपको ये बात याद रखनी है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है, तो 14 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ये बताना है आपको। 6, 7, 8 या फिर 9। इसमें हमने आपको बताया था कितने हैं, कितने जनपद स्थित है आपके, 8। कितने, 8। अब आप बताएंगे जो 16 महाजनपद हैं वो किस बौद्ध ग्रंथ में इनकी चर्चा है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में इनकी चर्चा है, और कौन से जैन जो ग्रंथ है इसमें जो है आपके 16 महाजनपदों की चर्चा है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कौन सा मकबरा? बहू बेगम का मकबरा। आप बताएं, आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर फैजाबाद में? तो जो बहू बेगम का मकबरा है ये हमने आपको बताया था कहाँ स्थित है, फैजाबाद में। कहाँ पे? फैजाबाद में स्थित है क्या, बहू बेगम का मकबरा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हड़प्पा, ऊपर चला गया, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मांडी है वो किस राज्य में स्थित है? हमने अभी आपको पीछे बताया कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है मांडी आपका स्थित है। मांडी, हुलास क्या है, ये सब कहाँ पे है आपका, आलमगीरपुर, ये सब कहाँ स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पापुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब बताएं आप, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पापुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह आपको बताना। हुलास है, अभी हमने आपको बताया, आलमगीरपुर ये भी है, मांडी ये भी है, कौन सा नहीं आपका, देशलपुर। क्या देशलपुर जो आपका स्थल है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जो कन्नौज था वहां पे जब महमूद गजनवी ने शासन किया था तो उस समय पे वहां का शासक कौन था, आपको ये बताना है। प्रश्न पूछा गया है कि कन्नौज पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, और आक्रमण किसका, महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है आनंदपाल, ऑप्शन सी है आपका विद्याधर, और ऑप्शन डी है त्रिलोचन पाल। क्या? त्रिलोचन पाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब महमूद गजनवी ने आपका कन्नौज पे आक्रमण किया था तो वहां का जो शासक था उसका नाम क्या था, राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। आप ये आनंदीबेन पटेल वाले राज्यपाल मत समझिएगा, उनका नाम था क्या, राज्यपाल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका जन आंदोलन का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? हमने आपको बताया था एका आंदोलन। क्या? एका आंदोलन इस
इसका जो है प्रारंभ हुआ था कब? उस समय पे जब हमारे स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, उसी के साथ में एक आंदोलन शुरू किया गया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था जो एका आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे, इसके नेतृत्व कौन थे? मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी। ये आपको याद रखना है, जो मदारी पासी थे इन्होंने उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1928 में, 1936 में, या फिर 1937 में? जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी आपकी स्थापना होती है कब? 1936 में। कब होती है? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। जो अवध राज्य था इसका जो विलय था ब्रिटिश शासन में कब किया गया था? 1956 में, 1955 में, 1954 में, या फिर 1953 में? ये आपको बताना। जो अवध राज्य था इसका विलय, अब देखिए 1957 में क्या होता है आपका? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। ठीक है, 1957 कब में विद्रोह शुरू होता है। हमने भी आपको बताया कि हर कोई अपने अपने जगह से अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जिसका कुछ गया था वही लड़ रहा था, जिसका कुछ नहीं गया था, जो आराम से अपना खा पी रहा था, वो नहीं लड़ रहा था। अब अवध राज्य ब्रिटिश साम्राज्य, हमने भी आपको बताया था कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या था? ये मिलाया जा चुका था किसमें? आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा चुका था क्या? आपका अवध राज्य। तभी तो यहाँ से जो आपके बेगम हजरत महल थे इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका मतलब 1957 से पहले इसका क्या होगा? जवाब होगा। तो जो अवध राज्य था वो 1956 में मिला लिया गया था। कब मिला लिया गया था? 1956 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसीलिए 1957 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जो विद्रोह शुरू हुआ, उसमें क्या था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था। यह परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, या फिर कुशीनगर में? यह आपको बताना है। इसका जवाब आपका हो जाएगा क्या? इसका जवाब आपका हो जाएगा गोरखपुर का। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। यानी कि परमहंस योगानंद गिरी थे, इनका जो आपका जन्म है ये हुआ था गोरखपुर जिले। कहां पे? गोरखपुर जिले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? कौन सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन ए कौशाम्बी, घोषित राम मठ, कुशीनगर, रामभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, या फिर सभी सही सुमेलित है। हमने आपको बताया था कौशाम्बी में कौन सा मठ है? घोषित राम मठ। कुशीनगर में रामभर स्तूप स्थित है। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या है? तीनों ही सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम नहीं प्राचीनतम जीवंत नगर है वो कौन सा है? आपको बताना है। अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, या फिर वाराणसी? जो आपका प्रथम जीवंत नगर है या सबसे पुराना जो नगर है वो कौन सा है? वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। आपको ये बात याद रखनी, जो वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नगर है और आज भी क्या है? ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के, यानी कि जो टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये आपको बताना है। चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, या फिर वाराणसी में? अब देखिए यहां से कितने प्रश्न बनेंगे आपके। जो भीतरगांव का मंदिर है वो किससे बना है? तो टेराकोटा ईंटों से बना है। गुप्त काल का मंदिर किस काल में बनवाया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? गुप्त काल में था। अब ये स्थित कहाँ है? तो आपका स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है?
कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, जो टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर है, और वो कैसा है, गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा है, कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर है। और ये कहां पर स्थित है आपका, कानपुर शहर में। कहां पे, कानपुर शहर में आपका स्थित है। अगला है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। रानी अहिल्या, हरिश्चंद्र, रानूजी सिंधिया, या फिर मरणोपरांत पिंगल के द्वारा। क्या, मरणोपरांत पिंगल के द्वारा। इसका जो निर्माण है कराया गया था आपका किसके द्वारा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। किसके द्वारा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा क्या है, आपका जो वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कहा, किस स्थान पर स्थित है। यानी कि जो वाल्मीकि आश्रम था वो कहां पे था, तत्कालीन ब्रह्मवर्त में स्थित था। जो वर्तमान समय पे जो ब्रह्मवर्त है वो किस मतलब क्षेत्र को या किस एरिया को, या वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, यह आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, आप बताएं। जो ब्रह्मवर्त है वो वर्तमान कहां पे है, बिठूर। कहां पे है, बिठूर, क्या, कानपुर में एक बिठूर स्थान पड़ता है, वो क्या था, तत्कालीन ब्रह्मवर्त कहलाता था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। इस प्रश्न का जवाब तो आपकी जुबान पे होना चाहिए कि आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी है आपका दारा शिको। क्या, दारा शिको। तो इसका जो आपका निर्माण कराया था वो किसने कराया था, शाहजहां ने। किसने कराया था, शाहजहां ने। किसका, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। क्या, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो शेर ए बलिया कौन, चित्तू पांडे। कौन, चित्तू पांडे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी एक जो है सरकार का गठन कर लिया था। भारत देश को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत होते हुए इन्होंने क्या किया था, अपने एक अलग से क्या है, एक सरकार का गठन कर लिया था। कहां पे, बलिया में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शेर ए बलिया। क्या कहा जाता है, शेर ए बलिया। अगला प्रश्न है, अवध की रियासत से उसे प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम, उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। आपको इसका, आपको सबको जवाब पता है कि बेगम हजरत महल है। अब बात यह है कि हम आपके सामने ये प्रश्न क्यों लेके आए। ये प्रश्न हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि जो असली प्रश्न है वो सिर्फ इतना है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसके अलावा में प्रश्न कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इतनी भारी भरकम जो है आपको लैंग्वेज लिख करके क्या किया है, आपको डराने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। आप घबराए, हाय सर इतना भारी प्रश्न नहीं। जब पढ़ा, खोदा पहाड़ और निकली क्या, चूहिया। तो आपको पहाड़ पे निकाल के क्या निकालना है, चूहिया। एग्जाम में नहीं चूहिया निकालनी, प्रश्न में से चूहिया निकाल लेनी है। ये ना करना कि सर ने कहा था चूहिया निकालने, पता चला 100 में से 5 क्वेश्चन सही करके आओ, वहां से नहीं चूहिया निकालनी है। अगला है, घोषित राम मठ जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। यानी कि जो घोषित राम मठ है यह कहां स्थित है। कौन, घोषित राम मठ। अभी हमने आपको बताया था, राजगृह में नहीं, चंपा में नहीं, श्रावस्ती में नहीं। ये कहां स्थित है आपका, कौशाम्बी में। घोषितराम कहां, घोषितराम मठ कहां पे आपका, कौशाम्बी में है। अगला है आपका, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है। खुद कर नहीं, खोद कर निकाला गया है। कहां से, वाराणसी से, देवरिया से, मथुरा से, या फिर कौशाम्बी से। तो जो जैन स्तूप का जो अवशेष टीला है ये कहां निकाला गया है, मथुरा से। आप कहां से, मथुरा से निकाला गया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के
जौनपुर में है, कन्नौज में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर बाराबंकी में है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपका कहां पर स्थित है, यह आपको बताना। इनकी दरगाह कहां पे है आपकी? फतेहपुर सीकरी में। कहां पे है? फतेहपुर सीकरी में। हमने आपको बताया था फतेहपुर सीकरी है। किस विजय के बाद इसका निर्माण कराया था अकबर ने? कराया था गुजरात विजय के बाद। किसके बाद? गुजरात विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया था। अगला है 6ठी सदी ईसा पूर्व, नहीं ईसा पूर्व, लिख लीजिए ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था जिसे क्या कहा जाता था? चेदी कहा जाता था। अवध को, उत्तराखंड को, काशी को या फिर दोआब को? दोआब यानी कि गंगा और यमुना के मैदान को। क्या गंगा यमुना के मैदान को क्या कहते हैं? दोआब। आब माने होता है पानी और दो माने दो, यानी कि दो पानी के बीच का स्थान क्या होगा? दोआब कहलाता। तो ये इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो उस तत्कालीन जो अवध क्षेत्र था, क्या जो अवध क्षेत्र था उस समय का, इसे क्या कहते थे? चेदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चेदी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। अब पहला तो प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा कि जो भद्र विहार नामक एक बृहद केंद्र है, इसकी स्थापना किसने कराई थी आपकी? राजा हर्षवर्धन ने। किसने कराई थी? राजा हर्षवर्धन ने। अब भद्र विहार नामक जो आपका बृहद केंद्र है, ज्ञान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ स्थित है? कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने क्या किया था? एक भद्र विहार नामक एक बहुत बड़े जो ज्ञान का केंद्र था उसकी स्थापना कराई थी। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है? अब इस प्रश्न में भी देखिए हमने सेम वैसे ही प्रश्न उठाया है जैसा कि आपके एग्जाम में आया। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर जिसका मुख भारत सरकार द्वारा प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ? प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो आपका अशोक स्तंभ है वह किस संग्रहालय में संरक्षित? क्या अशोक स्तंभ किस संग्रहालय? आप देखिए इतना यहां से काम का है आपका और इतना ये काम, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 से 7 सम। बाकी आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जवाब देने के लिए। तो आप इस बात को याद रखें, जितना लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा हो आप समझ जाइए ये प्रश्न में सबसे पहले करना है। क्या है? ये प्रश्न मुझे सबसे पहले करना है, क्योंकि उसमें आपको ऐसा की पॉइंट मिल जाएगा और वो प्रश्न बहुत ही क्या होगा? सरल होगा। कैसा होगा? वो प्रश्न आपका सरल होगा। तो ये जो आपका है ये कहां पे संरक्षित है? ये आपका सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित। कहां पे? सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजात भुक्ति या जयभोटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो चंदेल शासन था जब, उस समय पर उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जिसे जेजात भुक्ति या फिर जयभोटी नाम से जाना जाता था? क्या जाना जाता था? यह आपको बताना है। तो किसको? अवध को, बुंदेलखंड को, काशी को या फिर दोआब को? तो यह आपका हो जाएगा आपका क्या? आपको बताइए क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजात भुक्ति या फिर जयभोटी नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया था? आगरा से, देहरादून से, इलाहाबाद से या फिर कानपुर? इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से। 1921 में क्या हुआ था? राजधानी क्या थी? इलाहाबाद थी। और फिर इलाहाबाद से क्या राजधानी लाई गई थी? लखनऊ। क्या लाई गई थी? लखनऊ। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है लेकिन ये आपके एग्जाम में आया है इसलिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप ध्यान रखें कि इस तरीके का भी है, क्या है प्रश्न, आपका एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां देवहद राज्य के शासक परिवार से थी।
जो गौतम बुद्ध की माँ थी इनका नाम क्या था, आप बताएंगे, नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और वो किस राज्य के शासक परिवार से थी, देवहद राज्य के शासक परिवार से थी, यानी कि जिनके मायका था वो देवहद राज्य शासक के परिवार से था। वह जो देवहद परिवार है वो उत्तर प्रदेश के अब किस जिले में स्थित है। ये देखिए बहुत टफ प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनर डालता है कि बच्चा ना कर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे डीप में तो आपको ये सारी चीजें पता हो। तो आप बताएं, तो ये कहां पे था, कहां पे है वर्तमान में, सारनाथ में। कहां पे, सारनाथ में है। कहां पे है, सारनाथ। आपने देखा होगा बच्चा रूठता है तो सबसे पहले कहां भागता है, मामा के। कहां भाग जाता है, मामा के यहाँ। सारनाथ क्या था, गौतम बुद्ध के मामा का घर था। वो कहां भाग के गए थे, सारनाथ। ग्रह त्याग करके, भाग के नहीं गएंगे, ग्रह त्याग कर कहां गए थे, सारनाथ। अगला प्रश्न है भेड़ कुंड। 41वां प्रश्न है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। आपने कहानी सुनी होगी कि अर्जुन ने एक मछली की आंख को भेदा था और उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी शादी करने के लिए ऐसा एक शर्त रखी गई थी, जैसे राम, हमारे प्रभु राम के लिए शर्त रखी गई थी कि आप धनुष को तोड़िए। तो इसी तरह से वो स्थान क्या है, भेड़ कुंड। क्या है, भेड़ कुंड। ये बात सबको पता होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो भेड़ कुंड है वर्तमान में किस, कहां पर स्थित है, इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, या फिर बाराबंकी। जो आपका भेड़ कुंड नामक स्थान है जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये स्थित है आपका फर्रुखाबाद में। कहां पे स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ये भी बहुत सरल प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में आए हुए। तो जो अमीर खुसरो साहब थे इनका जन्म कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। कहां पे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। नागा, नागा बाबा तो नहीं है हमारे योगी बाबा, ये भी नहीं। अगला है नाथ संप्रदाय, फिर है कालमुख संप्रदाय, या फिर माधव संप्रदाय। तो जो हमारे योगी बाबा हैं वो किससे संबंधित है, वो हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कहां से है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा, फिर बहू बेगम आ गए। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो आपको बताना है वो स्थित है, बहू बेगम का मकबरा कहां पे है आपका, फैजाबाद में है। फैजाबाद में क्या है, बहू बेगम का मकबरा है, आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर, मैंने आपको कम से कम 100 बार बताया होगा कि नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ शहर को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, यह आपको बताना है। इस्लाम धर्म नहीं, हिंदू धर्म सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे आपके इस्लाम धर्म के, फिर आपके बुद्ध धर्म, जो पारसी धर्म है इसके अनुयायी क्या है, सबसे कम है। कहां पे, उत्तर प्रदेश राज्य में आपके जो पारसी धर्म है इसके अनुयायी क्या है, सबसे कम। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत सरल है लेकिन आपको लैंग्वेज से घुमाया। अब देखिए क्या, अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि बनाई थी। क्या, कौन सी उपाधि अपने, सुल्तान, बादशाह, नवाब, या फिर साहिब। सुल्तान कहाँ के थे, दिल्ली के, तो आपका ये होगा नहीं। और नवाब कहाँ के थे, अवध के। नवाब कहाँ थे, अवध के। इसीलिए क्या है, लखनऊ को क्या कहा गया है, आपका नवाबों का शहर कहा गया है। क्या कहा गया है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया। अब आपको याद है, लेकिन आप सोचेंगे हाँ अवध में मतलब कौन सी उपाधि अपनाई थी, आप कंफ्यूज आ जाएंगे। नहीं, आप पढ़िए प्रश्न को और ध्यान दीजिए कि आपको उस वहां से क्या क्या आता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा है वो आपका कहां पे, वाराणसी में नहीं है, कानपुर में भी नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, यह है आपका लखनऊ में। इसी में हमने आपको क्या बताई थी, भूल भुलैया भी है। क्या, भूल भुलैया कहां पे है, आपका लखनऊ। अगला और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, राम रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहां स्थित है।
आर्यावर्त में, ब्रह्मवर्त में, पंडरौना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आचार्य, जो रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि है, इनका जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? ब्रह्मवर्त में। और ब्रह्मवर्त कहाँ पे है वर्तमान में? बिठूर, कानपुर का, बिठूर, कानपुर। अभी एक प्रश्न इसी तरह का पीछे आ चुका है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? यानी कि जो बिंदुसार था, जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई, उस समय पे जो अशोक था वो कहाँ का शासक हुआ करता था? ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी उस समय पे अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पर रैप अप करेंगे। और जो हमारी आज की क्लास है इसमें हमने आपको अगले 50 प्रश्न कराए। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, यानी कि जो कल क्लास होगी, उसमें हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी पढ़ते रहें, मन से पढ़ें। जिन्होंने भी प्रथम प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो साथी हमारे, वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य दें। और जो भी चीजें हम पूछते हैं आपसे वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। तो इसी के साथ में धन्यवाद। राधे राधे।